अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। राह टीवी का एक मुनफरिद शाहकार आवाज़ इब्ने आदम, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इब्ने आदम को दरपेश मसाइल के हवाले से यहाँ गुफ्तगू करते हैं और कोई ना कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो इब्ने आदम की भलाई का काम कर रहा होता है वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। आज इब्ने आदम ज़ब-ओ-हाली का शिकार है। इसमें मुल्क के तमाम तबकों का हाथ है, चाहे वो हुक्मरान तबका हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो कोई और सरकारी इदारा हो। सब की नाअहली और करप्शन की वजह से आज इब्ने आदम बेपनाह मसाइल का शिकार है। ख़वातीन व हज़रात, आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को यहाँ आने की दावत दी। एक जदीद ज़हन रखने वाले एक समाजी रहनुमा कह लीजिए, कलमकार कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक आइडियाज़ की एक मशीन है जो चाहते हैं कि उनके आइडियाज़ से इब्ने आदम को फैज़ पहुँचे। मैं उनका तारुफ़ कराता चलूँ। इस वक्त हमारे दरमियान जनाब मुबीन पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। मुबीन पीरज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबीन पीरज़ादा साहब, अभी मुझे इल्म हुआ था कि आपका ताल्लुक़ जो है एक बड़े अदबी और अहम घराने से है, जैसा कि ज़ियाउल हक़ क़ासमी साहब जो हैं वो आपके मामू ससुर हैं और अताउल हक़ क़ासमी साहब जो हैं वो आपके मामू हैं। यकीनन ये दो बड़े कदावर नाम हैं इस मुल्क के, बड़ी इनका एक मकाम है और मसाइल के हवाले से जिस तरीक़े से इन्होंने अदब में काम किया है वो यकीनन एक नाकाबिल तस्ख़ीर उनकी जो है रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो अब आपके बारे में पता ये चला कि आप आइडियाज़ एक नए जनरेट करते हैं जिससे इब्ने आदम को फैज़ हासिल हो। आपकी एक किताब है जो 96 में शाया हुई थी, अवामी मसाइल के नाम से, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इसके अलावा इन्होंने बेपनाह ऐसे आइडियाज़ दिए हैं कि जिन पे अगर काम किया जाए तो मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम खुशहाली की तरफ ना जा सके। हमारी आवाम को अपने मसाइल के हल के लिए इस वक्त एक ईमानदार क़यादत की ज़रूरत है और उस ईमानदार क़यादत को लाने के लिए पीछे चंद लोग ऐसे होते हैं जो आइडियाज़ देते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुबीन पीरज़ादा साहब जो हैं वो आइडियाज़ की एक चलती फिरती मशीन है। तो हम अब आइडियाज़ के हवाले से मुबीन पीरज़ादा साहब से सवाल करेंगे। मुबीन पीरज़ादा साहब, शहर कराची इस वक्त मसाइल का एक गंजीना जिसे कहते हैं ना, एक मजमुआ बन चुका है। आप शाम को लें, आई चुंदरीगढ़ रोड की तरफ चले जाएं तो रोड ब्लॉक मिलता है आपको। आप शाहराह फैसल पे आ जाते हैं तो शाहराह फैसल आपको ब्लॉक मिलती है। आप सिविक सेंटर पे पहुँचें तो वो आपको ब्लॉक मिलता है। उसके अलावा आप लियाक़ताबाद या फेडरल बी एरिया आ जाएं तो वहाँ रोड आपको ब्लॉक मिलती है। पावर हाउस चले जाएं तो रोड ब्लॉक है। अवाम इस वक्त बेपनाह मसाइल का शिकार है। दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने, आपको पता है कि अवाम का जीना दूभर किया हुआ है, यानी कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिला जवाज़ लोड शेडिंग जो है वो केसी का इदारा कर रहा है और जिसकी बिना पर लोग जो हैं एहतिजाजन रोडों पे आ जाते हैं, आग लगाते हैं, जिससे ट्रैफिक भी मुतासिर होती है। फिर हमारे यहाँ पुल हैं लेकिन हमारी आवाम को शऊर नहीं है। वो पुल पे से चढ़ने के बजाय कोशिश करती है कि रोड ही पार कर ली जाए, जिसमें बड़े बड़े हादसात भी हमारे यहाँ होते हैं, रूनुमा होते हैं, रोज़ाना के ये मामूलात हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने माजी में इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि जो आपके आइडियाज़ हैं उसका जो ताल्लुक़ है वो अवामी मसाइल से है, इब्ने आदम के मसाइल से है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपने इब्ने आदम के लिए क्या किरदार अदा किया अब तक, या क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर शुजा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और ये मुझे प्रोग्राम का नाम नहीं पता था, अभी जब आके मैंने जो नाम देखा, आवाज़ इब्ने आदम, आप यकीन करें कि अगर मुझे प्रोग्राम दिया था मैं भी यही नाम रखता। सुभान अल्लाह। तो कमाल का आपने नाम रखा है इसका, और ये मेरे दिल की आवाज़ है। जी जी, ये राह टीवी का एक बहुत अच्छा नाम रखा आपने इसका, और यही मेरा सब्जेक्ट है। तो पता नहीं किस तरह आपने मुझे तलाश किया या कैसे बुला लिया, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ भी यही है। तो बहरहाल, अभी आप आइडियाज़ की बात कर रहे थे, तो मेरा मकसद यही है अब ज़िंदगी का। देखें, 60 ईयर्स का हूँ मैं, और माशाल्लाह शुरू से जब मेरे वाले साहब मसरूर बेस में काम करते थे तो ये मेरी टांगें मोटरसाइकिल पे ना नीचे ज़मीन पे लगती थी,
ट्रैम्प मोटर होता था किस ज़माने में, आपको याद होगा। जी जी। तो मैं जब वहाँ से नदी के किनारे किनारे जाता था, उस वक्त मैं सोचता था यार कि यहाँ अगर सड़क कभी ज़िंदगी में बनी ना जो थ्रू वे टाइप की, तो ये नदी के किनारे किनारे बन सकती है। और आज देख लें आप लियारी एक्सप्रेस वे बन गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये 11-12 साल की सोच है मेरी, आप अंदाज़ा कर लें। बड़ी कदीम यकीन करें। हाँ, तो उस वक्त तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, लेकिन चूंकि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात बड़ी चीज़ होती है। और जब माशाल्लाह मैं वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड बना, तो आज आप मलिर कैंट जाएँ और जाके मेरा नाम लें, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यकीन करें मेरा पैदल चलना मुश्किल है, इतने लोग हाथ मिलाते हैं, इज़्ज़त करते हैं। क्यों कि काम करके दिखाया उनको। बच्चों के आने से पहले खेलों के मैदानों में छिड़काओ, गोल पोस्ट लगा के देना, वरना पत्थर रख के गोल बना लेते थे बेचारे। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं आऊँ इनकी हमारी ड्यूटी है इनकी खिदमत करना। तो इस तरह के जितने भी जहाँ मौका मिलता है, अभी मैंने पिछले दिनों एक आला अफसर से मुलाकात की, उनको मैंने जब आइडियाज़ दिए अपने। आला अफसर बाइख्तियार थे? हाँ हाँ, बाइख्तियार, नाम लेने में भी कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। हाशिम रज़ा ज़ैदी साहब, मैं उनसे मिला, मैंने उनको कहा, वो समझे कि किसी काम से आया हूँ। मैंने कहा सर काम से नहीं आया, पूरी उम्र काम ही किया है। माशाल्लाह मेरे पास ये बाग़ कायदे-ए-आज़म का 32 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मेरे पास ही था। अच्छा, वो करप्शन की नज़र तो नहीं हुआ? नहीं, शुक्र अल्लाह का कि मैं पहले ही फारिग हो गया। उसमें मुशर्रफ साहब जो आए ना फूल चढ़ाने, तो उन्होंने उसी वक्त कहा फ़ौज बनाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं। तो उसी वक्त बगैर किसी हिलोजत के उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की, इस बात की कि यार इन्होंने आगे से कोई वो नहीं किया जिस तरह होता है कि ये इतने टेका क्यों छीन रहे हैं। मेरी इस मामले में नो आर्गूमेंट नहीं, नो आर्गूमेंट्स। मेरी सोच ये है कि देखें हाथ पाँव सलामत, तो रोज़गार कहीं ना कहीं से आपको मिलता ही रहेगा। जी बिल्कुल, देने वाली साथ। तो मैं जब साइट पे हुआ तो जनरल उस्मानी साहब थे, उन्होंने बार बार कहा, लोग कहते हैं यार तुम्हारी सिफारिश है कोई? मैंने कहा नहीं, कोई सिफारिश नहीं। वो कहते इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर साहब को नुकसान, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उन्होंने मुझसे, मैंने मोबिलाइजेशन एडवांस लिया था खाली। तो मकसद कहने का ये कि प्यार मोहब्बत से और पैसे को अपने ऊपर सवार ना करें, तो फिर आप देखें आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी। ये ख्याल है लोगों का कि पैसे से इज़्ज़त होती है, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर मैंने हाशिम रज़ा, वो समझे किसी काम से है। मैं कहा सर कोई काम नहीं, कहते आइडियाज़ हैं कुछ? कहते हैं जी बताइए। मैं कहा सर ये जो रेलवे का पुल है। जी जी, कहाँ का रेलवे का पुल? डिग रोड का रेलवे पुल है ना, बड़ा खूबसूरत पुल बना हुआ है। मैं बाकायदा उसकी फ़ोटो खींच के ले गया, उनको दिखाई मैंने। तो मैंने कहा ये रेलवे की पटड़ी पार कराता है, और जो आपका जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है वो सड़क पार कराता है। अगर बिल्कुल नज़दीक है, इनको दोनों का मिला दें तो वहाँ से चढ़ने वाला पटड़ी पार अपना उतरेगा, और सुबह के टाइम बड़ा शाम को रश होता है, ज़बरदस्त लोग जा रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो कहने लगे जी मैं आपको पैसे देता हूँ, आप बना दें। तो मैंने कहा सर मैं काम करने नहीं आया, ना आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करने आया हूँ, ना इस सिस्टम में जो भी तरीक़ाकार चल रहा है वो फिर लंबी बात हो जाएगी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आइडिया क्रिएट करूँगा। अगर आप कहेंगे मैं सुपरविजन भी कर लूँगा, क्योंकि इसमें मज़ीद जिद्दत भी हो सकती है। मतलब आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते? नहीं, इसलिए कि देखें उसमें बड़े मसाइल हैं अभी। जब तक ये करप्शन 100% ना ख़त्म हो, फिर तो चलो कोई बात समझ आती है। यही तो अलमिया है ना माशरे का इस वक्त, जो करप्शन है, यही तो हर सतह पे जो करप्शन है, यही हमारे माशरे का सबसे अहम जो है ना नासूर बन चुका है। देखिए अगर हम उसमें जाएंगे ना तो फिर वो मसले भी हल नहीं होंगे। वो कोशिश करेंगे कि आपको बाहर निकाले, ये हमें सीधा करने कहाँ से आ गए जी। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा, एक तो ये आइडिया आपने बताया, और बहुत अच्छा आइडिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा, और मैंने कहा इसमें और मज़ीद जिद्दत थोड़ी सी, एक किसी भी चीज़ किसी स्पॉन्सर करके एक मूविंग एक्सीलेटर भी लगा देंगे एक तरफ, ताकि चढ़ने में आसानी हो, उतरते हुए बच्चों की स्लाइड दे देंगे। मतलब ये कि वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए और ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए आसानी हो जाए, वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये सीनियर सिटीजन्स को हमारे यहाँ क्यों निगलेक्ट किया जाता है? ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जी, मैं इसके बाद उस पर आता हूँ। अच्छा, पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपना आइडिया हो जाए। दूसरा फिर मैंने उनको नाता खान का पुल, साथ साथ ही एक के ऊपर एक आइडिया में कहा ना, नाता खान पुल के नीचे 3-4 अंडरपास हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ नहीं है, सिर्फ दूसरी तरफ सड़क बना दें आप इस तरफ से भी यू टर्न दे सकते हैं, उधर से भी यू टर्न दे सकते हैं। ब्रिज से आने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों को ब्रेक लगाना वो ख़त्म हो सकता है आपका। तो बना बनाई चीज़ है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की बात है बस। एक्सटेंशन चाहिए, एक्सपेंशन कोई एक्सपेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक साइड से अगर सड़क बनाए तो नीचे उसके अंडरपास बने हुए हैं, जिस तरह एयरपोर्ट के सामने आपने भी बनाया ना एक ब्रिज, इसको इसी तरह का ब्रिज समझ लें, जिसके नीचे का हिस्सा यूज़ नहीं हो रहा। 2 आइडियाज़ तो आपके बहुत ही प्यारे थे, जो कि दिल को चुभे, यानी कि कुछ ना होते हुए भी हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और इस कराची के बारे में आपका आइडिया? बस मेरे जितने भी आइडियाज़ हैं, देखें इसमें सिर्फ कहते हैं ना एक बड़ा पत्थर है जिसने आने जाने वालों को रुकावट पैदा की है, उसको सिर्फ बारी लगाकर, अगर हाथों से करेंगे ज़ोर ज़्यादा लगेगा, बारी लगाकर आप देखें पुरानी तरकीब है ये, साइड पे करें तो लाखों लोगों को फैज़याब होंगे उससे। इसी तरह मैंने फिर उनको माड़ीपुर को जो रनवे है उसको यूज़ करते हुए लियारी एयरपोर्ट का नाम दिया। लियारी एयरपोर्ट चले, वहाँ के लोग भी थोड़ा सा सुनते हैं ना कि बेचारे दबे हुए हैं, जी जी, वो भी बिल्कुल ज़बोहाली का शिकार हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं लियारी में जो
बलूचिस्तान से माइग्रेट करके कराची में आए, बड़े पसमानदा लोग हैं यकीनन, बड़े तो उनके लिए पसनी, ग्वादर, जीवनी और मारा जो कि यहाँ से कायदेतर इंटरनेशनल तक जाते हैं, फोकर फ्लाइट आए दिन मुलतवी हो जाती हैं, जी जी, तो वहाँ एयरपोर्ट बन जाए उनका। तो अच्छा, वहाँ ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ एयरपोर्ट बन सकता है? मसरूर बेस पे। अच्छा, मसरूर बेस, जी मसरूर बेस जो है रनवे चाहिए ना उसमें खाली आपको, बाकी सारा सिस्टम रेडार वगैरह सब लगे हुए हैं। अगर कोई ये कहता है जी कि वो तो एयरफोर्स का है, तो मुगली एयरफोर्स कोयटा, चकलाला में पिंडी का एयरफोर्स, जैकाबाद एयरफोर्स, सब जगह एयरफोर्स होती है, लेकिन ये थोड़ी सी फैसिलिटी आवाम को देनी होती है फ़ौज को। नहीं तो मतलब ये कि हसास इदारे इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे? बिल्कुल, आप अगर बात करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो देखें ना, हसास इदारों ने आपको स्मुगली दिया हुआ है, उन्होंने जैकाबाद दिया हुआ, उन्होंने कोयटा दिया हुआ, आपको चकलाला दिया हुआ है, तो ये उधर भी है, तो इधर भी वही है। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह यकीनन देखें, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, और फिर एक हैसियत जो लियारी की है वो रीग्रोथ होगी। तो जब तक देखें नई, अब वही मक्खी पे मक्खी मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चले आ रहे हैं उसी तरह एक ही पुरानी बातों पे। वही सिस्टम है, वही सिस्टम अब आप एक नया एयरपोर्ट बनेगा, एक तो जी कराची में 2 एयरपोर्ट हैं, अच्छा लगेगा। लियारी वालों की भी थोड़ी सी होगी कि हमारे भी कोई एयरपोर्ट बन गया चाहिए, ठीक है ना। और फैसिलिटी ज़्यादा उन्हीं लोगों बलोचों को मिलेगी जो कि बलूचिस्तान आना जाना जिनका लगा रहता है, और वक्त भी बचेगा और काफ़ी। अच्छा, ये ग्वादर, पसनी, अम्बाड़ा, ये जो पट्टी है ये तो हमारी साहिली पट्टी है जी, और इस पे ज़्यादातर जो है इन्हिसार हमारी फ़िशरमैन जो हैं उनका इन्हिसार, हमारे मुल्क की जो फ़िशरमैन जो हैं उनकी मईशत का, हमारे मुल्क की जो ये मछली की सनत है इससे वाबस्ता है ये सारी पट्टी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी सनत है, बहुत बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी पेट्रोलियम के बाद ये फिशरीज है। अच्छा, फिशरीज का हाल भी आपको पता है? तो ये फिशरीज के बारे में भी तो कोई ऐसा आइडिया लिया जाए कि जिससे ये जो हमारे गरीब माहीगीर हैं जो बरसों से साहिलों पे बैठे हैं, मुबारक विलेज में बैठे हैं, इब्राहिम हैदरी में बैठे हैं, मुख्तलिफ इस पूरी पट्टी के ऊपर बैल तक, घारों तक जो है ना, अब नहायत ही ज़बोहाली का शिकार हैं। खा रहे हैं तो पहनने को नहीं है, पहन रहे हैं तो खाने को नहीं है। अच्छा, उनके साथ जो सरमायादार जो ट्रॉलर लेके चलता है, जो ऊपर से नीचे तक भत्ता देता है, रिश्वत देता है, आप देखें कि वो उनके खून पसीने की कमाई को किस तरीके से खा रहा है। वो दिन ब दिन पस्ता होते जा रहे हैं, उनका कोई बच्चा तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। बाप अगर मछेरा था तो बेटा भी मछेरा है, मतलब एक अजीब निज़ाम है। तो ये निज़ाम जो है, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई ऐसा आइडिया आपकी तरफ से हो कि हम? देखिए, मैं अपना एक और तारुफ कराऊँ आपको कि ड्रेजिंग जो समझते हैं आप, जी जी, समुद्र को गहरा करना, डिगिंग अंडर द सी। तो एक कंपनी है ब्लास्ट हैम ड्रेजिंग, हॉलैंड की, नीदरलैंड की है। तो मैंने अपने नाम से पहले ड्रेजिंग की पसनी फिश हार्बर में, फिर उस कंपनी ने मुझे अपना एजेंट बनाया पाकिस्तान में, और उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया। उस सिलसिले में फिर माही गिरों से भी और पसनी में, ग्वादर भी, इधर मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहा। तो वाकई जो आप जिस तरह बता रहे हैं फिशरमैन की हालत वाकई सिवाय कमीज़ और शलवार के उनके पास कुछ भी नहीं होता जी। बीमार उसमें बनियान तक नहीं होती, दवाइयाँ नहीं होती, दवाइयाँ नहीं होती। बीमार हो जाएं तो साहिल समंदर का हमने बहुत जाके करीब से इसका तो इसका पहला हल ये है, देखें कोई भी आप देखें, जब वो कोई अगर कोई जाके ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ लोग बगैर कपड़ों के रह रहे हैं, तो वहाँ भी जब कोई पहुँचता है तो उनको कपड़े मिलते हैं ना। जी जी जी। तो सबसे पहली बात वही आ जाती है कि ज़राए आमदरत मवासलात आपका इतना अच्छा हो कि जब दिल करे मुबीन पिज़्ज़ा, जब दिल करे डॉक्टर शुजा साहब, जब चाहे पसनी पहुंच जाए, इतना आसान हो। जब हम जाएंगे तो कुछ करेंगे ना उनके लिए। ट्रांजिट जो है वो तो इसके लिए मैंने बहुत पहले फेरी सर्विस का आगाज़ किया था और कोशिश की थी किस तरह फेरी सर्विस चल जाए, और एक पैकेज दें उनको, आप कराची से पसनी तक का दें, वहाँ पर क्रिकेट मैच हो, वहाँ पर शाम को कैंपिंग हो, वहाँ पर इनको पूरा एक पैकेज दें। आप देखें इतना टूरिस्ट कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, कराची के लोग ही जाएंगे, पसनी भी जाएंगे, ग्वादर भी जाएंगे। काफ़ी कराची 90% कराची के लोगों ने ग्वादर नहीं देखा हुआ। इंटरटेनमेंट तो है ही नहीं। देखिए, इंटरटेनमेंट तो हमारी कराची की जो लाइफ की इंटरटेनमेंट है वो ख़त्म हो गई। पिछले दिनों जो 5 साल जो गुजरे हैं हमारे सिटी नाजिम साहब के, मुस्तफ़ा कमाल साहब के, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम किए थे। कुछ पार्क भी बने अच्छे, जहाँ अब लोग जो हैं उन पार्कों में जाके बैठ जाते हैं फैमिलीज़ के साथ। नहीं तो उस पार्क के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि गधे वालों के गधे बंधे रहते थे और अजीब व गरीब हाल हो गया था, जराइम पेशा अफराद के गढ़ बन चुके थे। तो ये तो इस शहर का बरसों पुराना हाल है। इस शहर की स्ट्रेटजी को तब्दील करने के लिए, इस शहर को एक पुरवकार
एक नाम जो इसका था, शहर कराची रोशनियों का शहर, जिसकी रोशनी अब मान पड़ चुकी है। आप देखें कि ये वो कराची था जहाँ रात 4 बजे तक इलाके खुले हुए होते थे, लोगों के घरों के दरवाजे बंद नहीं होते थे, खुले हुए दरवाजों से इस कराची के लोग सोते थे। आप यकीन करें, मैं डिफेंस फेज 2 में रहता हूँ तो रात भर दरवाजे खुले रहते हैं वहाँ। तो मैं जब भी कभी खुला दरवाजा देखता हूँ तो मैं दोनों हाथ ऊपर करके अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी को इस तरह का माहौल दे कि उनके भी दरवाजे खुले रहें और आराम से सुकून से सोएं। जी जी बिल्कुल। तो दिली ख्वाहिश है हमारी, लेकिन उसके लिए हमें देखें कोशिश करनी है, और कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हरकत करता रहता हूँ। अभी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं कराची में, सारी डिस्प्यूटेड, सब मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो बच्चों का हक है प्ले ग्राउंड का, वो तो निकालें कम से कम। वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब प्लॉट बेचते हैं जब देखा महंगे हो रहे हैं, फिर ग्राउंड भी बेच दिया, मस्जिद का प्लॉट भी बेच दिया, और सारा कुछ बेच बाच, वो सारे जो है वो कमर्शियल रेट्स पे मार्केट में बिक जाते हैं। अगर वो प्लॉट पहले से मार्क करके बच्चों के वाले पिच बनाकर दे दिया जाए, कोई कमेटी बनाकर पहले ही, इससे पहले वो आबाद हो ना हो सोसाइटी, लेकिन स्कूल का प्लॉट। यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि देखें, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी हम रजिस्टर्ड कराते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गवर्नमेंट का एक्ट है उस जिसमें उसे अलाउ किया गया था कि वो जो कम आमदनी वाले लोग हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो ज़मीन के रेट होते थे वो गवर्नमेंट कम से कम निर्ख पे देती थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये पीसीजे सोसाइटी 2 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब यार्ड के हिसाब से ही बिकी है, ये कागजात में मौजूद है। इसी तरह फेडरल भी एरिया है, 5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है यार्ड के हिसाब से बिका। तो मतलब कम से कम निर्ख गवर्नमेंट ने लिए, लेकिन वो जो एक सरमायादाराना सोच है ना, जागीरदाराना निज़ाम हमारे मुल्क का, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, इसके अंदर वो लोग शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हार्डली मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये का प्लॉट होना चाहिए, वो 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 लाख तक पहुंचा देते हैं। तो क्या वो गरीब आदमी जिसके नाम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है, तश्कील दी जा रही है, क्या ये उस पर फुलफिल करते हैं? क्या कोई कानून इनको चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं? देखिए, मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, और वैसे भी मैं अभी अब इस प्रोग्राम की वसात से बताना चाहूँगा आवाम को कि जब भी कोई सोसाइटी हो, चाहे मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या केडी की कोई स्कीम हो, आप उसमें उसको प्लॉट नंबर ना दें, उसको प्लॉट दे दें कि भाई 400 गज का आपका प्लॉट है, ठीक है, लेकिन 200 जब उसके रेजिडेंट हैं, जब वो इकट्ठे करें किसी होटल में या कोई तकरीब में, जो बनाना चाहते हैं, जो पे ऑर्डर लें, सीमेंट का, सरिये का, इस तरह के बड़े बड़े अमाउंट होती है ना जो मेन कंस्ट्रक्शन में, वो ले आएँ, वो डायरेक्ट कंपनियों को दे दें। उस वक्त आप उनको पूछें बाकायदा कि जी आप इनके साथ रहना चाहते हैं, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ऐसा करके आप उनको मकान नंबर दे दें। जब 200 मकान एक साथ शुरू होंगे तो वो जो बंदा जंगल में मकान बना के बैठा है इस इंतज़ार पे कि यार पता नहीं कब कोई पड़ोसी आएगा, कब मेरा पीछे वाला पड़ोसी आएगा, रात को डरते हुए सोता है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी, जो रोक के बैठे रहते हैं प्लॉट की, महंगा होगा तो बेचेंगे, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। फिर इसमें फिर एक और जिद्दत है, इसमें जिद्दत ये है कि आप उसको 400 गज़ मत बोलें। अगर आपने उसको 400 गज़ का प्लॉट दिया, उसको बोलें ये 250 गज़ आपका है, बाकी आपको हम लॉन लगाने के लिए दे रहे हैं, आपने इसमें बगीचा लगाना है, लेफ्ट पे भी, राइट पे, पीछे और आगे, माहौलियात के लिए ये गवर्नमेंट का रहेगा, ये आपका नहीं है, आपका 250 गज़ है। अगर 600 गज़ है तो उसको 400 गज़ बने आपका है, बाकी 200 गज़ जो है गवर्नमेंट का है, ताकि उसके जहन में आई ना उधर बनाने का। अब क्या होता है जी कि अगर रात को आप चाहें ना दूसरे के घर में कूदना, आप आराम से कूद सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे घर होते हैं, मकान साथ ही मिले हुए, आप उसकी कान लगा के बातें सुने, ना उनकी प्राइवेसी ना आपकी प्राइवेसी। तो ये कोई तरीका है ना सेहत के लिहाज से भी मुज़र है। तो ये सारे मैंने बहुत मामूली बातें हैं सारी, ये मैंने चाहे तो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो अब आप मिसाल के तौर पर आप मिसाल लीजिए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, अभी भी चाहें गवर्नमेंट की बड़ी ताकत होती है गवर्नमेंट में, एक कोने से शुरू करें, जो बनाना चाहते हैं जी आ जाएं, पे ऑर्डर बना के लें, सीमेंट के नाम, सरियाले के नाम, 2-2 पे ऑर्डर लें, उनको लेके दें। अच्छा मुबीन पीरज़ादा साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका ताल्लुक़ तंज़ो मज़ा से भी है और समाज से भी है, यानी आप एक मुनफरिद शख्सियत हैं। अब देखें ना, मैं एक कलमकार हूँ, मैं एक एंकर हूँ, मेरी एक शख्सियत है, वो एक सहाफ़त के हवाले से है, एक जो मेरी एक शिनाख्त है, लेकिन आपकी शिनाख्त दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 बिग पार्ट्स। नंबर 1 तंज़ो मज़ा और नंबर 2 जो है वो है समाजी खिदमात। तो आप ये तंज़ो मज़ा और समाजी मसाइल को किस तरह एक साथ लेके चलते हैं, इसको बैलेंस करते हैं? को इस तरह जी के कहते हैं, जब हिटलर जंग हार गया तो पता किया, एक बोर्ड बैठा, उसने कहा जी पता करें क्या वजूहात मालूम करें, इसकी फाइंडिंग्स दें सारी इसकी जंग हारने की। तो उसमें जहाँ बहुत सारी वजूहात थी, उसमें एक वजह ये भी थी कि फ़ौजियों में हंसना हंसाना, तंज़ो मज़ाक बिल्कुल ख़त्म हो गया था और करख्त हो गए थे वो।
अच्छा। और जब आप किसी भी काम में अगर आपने क्वालिटी देनी है तो फिर आपने अपने आप को सख्त रवैया या बड़ा गुस्से के अंदर नहीं करना, तंज़ो मज़ाज साथ हंसते खेलते हुए, इसका भी एक ज़िंदगी के बहुत बड़ा इसका एक हिस्सा है अगर आप समझे तो। बाद लोग होते हैं समझते हैं गुस्से से डांट डपट करके ही हम काम निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। हंसते हंसाते हुए अगर आप काम देंगे, अपने बड़ों से सुना है जो काम मोहब्बत से प्यार से हो जाए वो ज़्यादा अच्छा। हाँ, मोहब्बत प्यार तो है ही है, लेकिन हंसते हंसाते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए, दूसरों को भी हंसाते हुए फिर आप काम करेंगे तो उसमें आपको क्वालिटी मिलेगी काम में, और काम भी अच्छा होगा। और ज़िंदगी पर हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त जंग, वो हिटलर तो अपनी जंग आ रहा है, हम कभी बच्चों की तालीम की जंग लड़ते हैं, कभी अपने रोज़गार की जंग लड़ते हैं, तो ये सारी मसाइल की जंग लड़ते हैं, तो ये सारी जंगें हैं। तो इसमें हमने अगर तंज़ो मज़ा साथ रखेंगे तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में हम क्वालिटी देंगे। तो मैं अभी एक अपना, वैसे तो बहुत सारे मेरे फिल्बदी जोक्स हैं, अगर कहते हैं देख सुना दे। मैं पिछले दिनों दादाजान बना, तो वो जो हॉस्पिटल था जहाँ बेबी हुआ, तो वो डॉक्टर साहिबा जो है ना, वो मालिक भी हैं उसकी हॉस्पिटल की, अच्छे खासे पैसे रखवा लेती हैं और फटाफट बिल बराबर कर देती हैं। तो मतलब इंसानियत के नाम पर बड़ा खिलवाड़ कर जो होता है मेडिकल में जो हो रहा है आपको पता मतलब मसीहा को ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मसीहा को नहीं होना चाहिए, बहुत चीज़ों में, बहुत सारे फील्ड में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं जब तक कोई नहीं चीज़ सही करने वाला आएगा। तो बहरहाल मुझे आके कहती हैं मुबारक हो आप दादाजान बन गए। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और जाते ही कहती हैं, गुजरते हुए कहती हैं बेबी 3.5 kg का है। अच्छा, फट मेरे जहन में एक फिल्बती जुमला आया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये बिल के साथ बताइएगा ये पर केजी कितने का पड़ा मुझे। तो इस तरह के मेरे छोटे छोटे मजाक साथ चलते। कहते हैं हाँ जी हाँ वो भी बताएंगे आप। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखें हमारी ज़िंदगी है, इसमें दुख भी हैं, खुशी भी है, मसाइल भी हैं, तमाम चीज़ों को हमने बैलेंस करके चलना है। अच्छा, अगर जो लोग इनको बैलेंस नहीं करते वो एक बहुत बड़े मर्ज, जिसे हुर्फ आम में हम डिप्रेशन कहते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। और ये डिप्रेशन जो है ये इंसान को पागलपने की हद तक ले जाता है। आप देखें डिप्रेशन के मरीज की शक्ल आप देख लें, पागल ही लगता है। जी जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि हमारी जो कौम है वो डिप्रेस है, मसाइल के आगे डिप्रेस होती चली जा रही है, मसाइल पे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई एक ऐसा मसला नजर नहीं आता। छोटे से अपने मलिर डिफेंस का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाऊँ, आप यकीन करें 6 महीने में टोटल आए हुए। कल मेरे इसमें सारे फोटोग्राफ्स हैं। मैंने बच्चों ने कहा जी क्रिकेट का पूरा ग्राउंड बना, मैं क्या पूरा ग्राउंड ग्रासी फौरन नहीं हो सकता, विकेट के पीछे एक इतना डी, जैसा टेबल को आधा काट देना, इतना डी विकेट के पीछे बनाया, उसमें घास लगा दिए और जो विकेट है उसके नीचे स्प्रिंग दे दिए। अब बच्चे डाइव मारते हैं, बाकायदा पाइप की बेल बनाई है, विकेट हिलती है लेकिन फिर वहीं खड़ी हुई थी। उसे निकालना लगाने का चक्कर ख़त्म हो गया। बच्चों को डाइव मारने का शौक़ पूरा हो रहा है वहाँ पर। अगर आप आगे देखें तो आप बोलेंगे ये तो मैंने ये कहीं नहीं देखा, मैंने अपने दिमाग से ये चीज़ निकाली। इसी तरह एक बाथरूम था, तो वो कंटोनमेंट अफसर कहने लगे जी इसके आगे दीवार लगा देते, होता है ना पर्दे के लिए बाथरूम में जाने से पहले थोड़ी सी प्राइवेसी। मैं क्या नहीं, इसके ऊपर से आप बच्चों के लिए स्लाइड बना दें, मुख्तलिफ़ किस्म की, चौड़ी पतली, कोई 6 फुट की मुख्तलिफ स्लाइडें बना दें, ये कमरे की छत भी इस्तेमाल हो जाएगी और ये भी हो जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह अप्रूव हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये छोटी छोटी बातें खुशियाँ हैं, ये बच्चों की खुशियाँ हैं। तो अगर आप इसको करते जाएंगे, आप देखिए आपके, मैं जब ग्राउंड में शाम को कभी जाता हूँ तो आप यकीन करें इतने इतने बच्चे भागते ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं उनके डैडी आ गए हैं, कौन आ गया। वो भी पीरज़ादा साहब, जब आप जैसा एक आम शहरी इतनी अच्छी सोच व फिक्र रखता है, तो क्या हमारा जो हुक्मरान तबका है जिसे लोग वोट देते हैं, इस नीयत से देते हैं कि ये असम्बलियों में जाएगा और हमारे मसाइल पे आवाज़ उठाएगा, लेकिन हमारे मुल्क की जो सियासी जो अलमिया है वो ये है कि वो जो सुर्ख रंग का कालीन है उस पर जब एक मरतबा पैर पड़ जाता है तो फिर वो जो वोट देने वाले होते हैं वो उनके मसाइल को भूल जाता है और एयर कंडीशन कमरों में जाके बैठ जाता है। एयर कंडीशन कमरों से निकलना वो अपनी तौहीन समझने लगता है। तो वो मसाइल कैसे हल होंगे जो 1947 से ताहाल जिसे इब्ने आदम फेस करता चला आ रहा है। बिल्कुल, देखें आप कितने खिलाड़ी आप लोग निकाल देते हैं, कोई पकड़ा जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई आगे पीछे हो गया, लेकिन आप देखें एक के बाद एक खिलाड़ी आता है। तो टैलेंट से तो भरा हुआ है, बल्कि लदा हुआ है हमारा दरख्त जो है टैलेंट से, लेकिन उसको इस्तेमाल करना। अब जैसे अब आप कहें जी कि सारे जाहिल हैं, मोटरसाइकिल बीच रोड पे चलाते हैं, तो इसमें मीडिया का बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ हमारे मीडिया के चैनल को जहाँ 50,000 कमर्शियल चलाएँ, 2% या 3% ऐसे भी दें जो लोगों को समझाएं कि मोटरसाइकिल सवार साइड पे गाड़ी चलाएं, या इस तरह के और छोटे छोटे मसले हैं जैसे थूकना,
वो क्या होता है मुंह में पान गुटखा लेकर, और ये वो जगह जगह आप देखते हैं ऐसे सीन, तो कितना बुरा लगता है। कोई बाहर ये तो एक अजीब अलमी है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, शऊर जो है ना, देखें मैं बताऊं मुबीन साहब के शऊर को बेदार करना जो होता है ना, ये असातिज़ा की जिम्मेदारी होती है, घर वालों की जिम्मेदारी होती है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, माशरती शऊर जो है ये बेदार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम मिनी बस में बैठे हुए हैं, मुंह में हमारे पीक भरी हुई है। अब हमें ये नहीं सोचना हमारा मोबाइल बजा, अब बात तो कर नहीं सकते। अब हमने उसी खिड़की से थूक दिया। अच्छा, बराबर से एक शरीफ आदमी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने गुजर रहे थे, अब वो जैसे गुजरे वो रंग बरंगे हो गए कपड़े उनके। अब जो कुछ रोड पे तमाशा हो रहा है, उसने बाबा ने कहा ये क्या है जी, आज होली है जी, वो दुनिया देख रही है। मतलब गैर शाइस्ता गुफ्तगू चल रही है, मतलब गालम गलोच तक बात पहुंच जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे अगर हम परहेज़ करें, लोगों में शऊर बेदार करें। सिगरेट नोशी जहाँ दिल चाहते हैं सिगरेट पीते हैं, वहीं पे बुझा देते हैं। बस जी, मैं डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि जो भी, अगर आप हैं, मैं हूँ, XYZ कोई भी अगर आवाम का मसला लेके जाता है तो हमारे जितने भी सीटों पे बैठे हुए उनको बहुत इज्जत देनी चाहिए। और वो देखिए कि इसमें इसका क्या इंटरेस्ट है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आवाम का मसला है उसको फ़ौरन हल कर दें। अगर इतना भी स्टार्ट कर लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी काफ़ी हर शोबे में आवाम को रिलीफ मिल सकता है। मुबीन पीरज़ादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आवाज़ इब्ने आदम में आने का, राह TV आने का। बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और हमारी तो ये दुआ है। ख़वातीन और हज़रात, अभी आपके दरमियान मुबीन पीरज़ादा साहब थे जो अपने आइडियाज़ के बारे में बता रहे थे कि वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिन पे हम चल कर छोटे छोटे मामलात को हल कर कर हम बड़ी बड़ी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये इब्ने आदम के मसाइल हैं। इब्ने आदम जो कि इस वक्त मसाइल से घिरा हुआ है। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए पैदा फरमाया था कि अल्लाह पाक को एक निज़ाम चलाना था, एक मोहब्बत भरा निज़ाम। मगर आज हम नफ़रतों में बढ़ गए हैं, हम लिसानी तौर पे बढ़ गए हैं, हम फ़िरक़ा वाराना तौर पे बढ़ चुके हैं। आज हमें ऐसे हुक्मरानों की और ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो हमें लिसानियत और फ़िरक़ा वारियत के जहर से आज़ादी दिला सकें और इस पाक धरती को अमन का गहवारा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए और अपने एंकर को डॉक्टर शुजा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।